हेलो एवरीवन। O2 IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में हम बजट 2020-21 का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस बजट में जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट ने एक्सपैंड करी हैं, चाहे वो नई है, एग्जिस्टिंग है, या जो अनाउंसमेंट्स करी हैं, या सर्टेन सर्टेन फैक्ट्स हैं जो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जरूरी हो सकते हैं, उनकी बात करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, एक चीज ध्यान में रखनी है कि जितने भी फैक्ट्स या जितने भी स्टैट्स इसमें दिए गए हैं, नंबर्स दिए गए हैं, उन स्टैट्स को क्रैम नहीं करना। दीज आर फॉर द रेफरेंस ओनली। बहुत सारे स्टैट्स मैं आगे बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद बजट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आपकी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में, तो आप उसको इजीली क्रैक कर पाओगे। अगर इस वीडियो का पीडीएफ आपको चाहिए तो वो O2 IAS एकेडमी के फेसबुक पेज पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप वहां पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। O2 IAS Academy, a premier institution for civil services. फर्स्टली थोड़े से बेसिक्स देख लेते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बजट? बजट जो वर्ड है, इट केम फ्रॉम द फ्रेंच टर्म बुगेट, विच एक्चुअली मेंट लेदर बैग। बट आजकल दो इंडिया में जो बजट है वो लेदर बैग में नहीं आता है। द बही खाता परंपरा जो शुरू करी गई है 2 साल से, बट स्टिल एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 112 इट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ लेमन लैंग्वेज। जो सरकार कितना पैसा रेवेन्यू कमाएगी और कितना एक्सपेंडिचर करेगी आने वाले टाइम में, इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया जाता है। और ये स्टेटमेंट बेसिकली 3 खातों से दिखाते हैं। डिसबर्समेंट्स और रिसीट्स कहाँ से आती हैं, तो 3 अकाउंट्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। वन इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 266 में इसके बारे में लिखा गया है। देन कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया 267, देन पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया 266। अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करें तो जितना भी रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेज करती है, जितने भी लोन्स हैं या जितना भी पैसा सरकार के पास आता है, वो इसी अकाउंट में डाला जाता है। और यहाँ से पैसा निकालने के लिए हमें पार्लियामेंट का प्रायर ऑथोराइजेशन जरूरी है, और बजट के टाइम पे इसी अकाउंट से नॉर्मली ये लोग एक्सपेंडिचर का पैसा निकालते हैं। अब दूसरा जो अकाउंट है कॉन्टीजेंसी फंड, तो ये कॉन्टीजेंसी इमरजेंसी एक्सपेंडिचर, डिजास्टर रिलीफ, इस तरीके के एक्सपेंडिचर्स के लिए रखा जाता है। सिर्फ 500 करोड़ रुपया इसमें डालते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाल के। और यहाँ से पैसा विड्रॉ करने के लिए पार्लियामेंट्री ऑथोराइजेशन प्रायर जरूरी नहीं है, प्रेसिडेंट के साइन के साथ पैसा निकाला जा सकता है। पार्लियामेंट्री जो भी अप्रूवल है वो एक्स पोस्ट फैक्टो लिया जाता है। देन थर्ड इज पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे पब्लिक का पैसा है जो ट्रस्ट्स में रखती है गवर्नमेंट, और ये सरकार की लायबिलिटी रहता है कि उस पैसे को वापस करना है, बट मीनवाइल उसको यूज करा जा सकता है। और इसको निकालने के लिए किसी की भी परमिशन, पार्लियामेंट परमिशन जरूरी नहीं है। तो आगे चलते हैं। जब बजट पेश करा जाता है तो वो सर्टेन 5 स्टेजेस से होके निकलता है, और इसकी क्रोनोलॉजी आपके लिए बहुत जरूरी है। क्रोनोलॉजी वैसे भी ट्रेंड कर रहा है अपने देश में, तो क्रोनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। सो प्रेजेंटेशन होती है बजट की फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच के साथ। इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इंक्लूडिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, या डिमांड फॉर ग्रांट्स है, और फाइनेंस बिल है, और अदर सच डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिखाए जाते हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर अपनी स्पीच देता है। देन जनरल डिस्कशंस होती हैं। ध्यान रखना यहाँ पे वोटिंग नहीं होती जनरल डिस्कशंस के साथ। और देन वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स होती है। जो भी डिमांड फॉर ग्रांट्स है उन पे वोट करती है लोकसभा, आर्टिकल 113 में इसके बारे में लिखा गया है। देन अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 114, अप्रोप्रिएशन बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अलाउ कर देता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने के लिए, जो भी उनकी डिमांड्स फॉर ग्रांट अलाउ कर दी गई है लोकसभा में। लास्ट इज फाइनेंस बिल पास हो जाता है। ये आर्टिकल 1110 के अकॉर्डिंगली इसकी डेफिनेशन है कि जो भी टैक्सेशन के प्रपोजल्स हैं वो पास कर लिए जाते हैं। सरकार ने जितने भी टैक्सेशन चेंजेस लेके आए हैं विद इन 75 डेज इनको अप्रूव करवाना जरूरी है। तो दीज आर द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेजेस जिनके थ्रू होके बजट हमारा पास होता है। अब बात करते हैं आगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी बजट पेश करा, उसमें इंडियन इकोनॉमी की बहुत सारी अचीवमेंट के बारे में बताया गया, तो उन पे एक लुक देखेंगे। तो भारत जो है वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है ग्लोबली। इसका मैप मैं आगे आपको दिखाऊंगा। और पिछले 5 साल की जो ग्रोथ है वो दिखाई गई है 7.4%। एवरेज हमने साढ़े 7.5% के आसपास ग्रोथ रेट करा पिछले 5 सालों में। जो इन्फ्लेशन था वो 4.5% रहा।
लगभग 270 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया 10 साल के पीरियड में, 2006 से 16 के पीरियड में। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो था वो लगभग 280 बिलियन तक हो गया, जो कि पहले 190 बिलियन था पिछले वाले 5 साल। तो पिछले 5 साल की अचीवमेंट्स दिखाई गई हैं। अगर टॉप 5 इकोनॉमीज की बात करें तो हम 5वें नंबर पे आते हैं। नंबर 1 इज यूएसए, नंबर 2 इज चाइना, नंबर 3 इज जापान, नंबर 4 इज जर्मनी, देन 5th इज इंडिया विद 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स, ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन डॉलर्स। गवर्नमेंट डेट के बारे में डेटा दिया गया है कि पिछले 5 सालों से हमने सरकार का जो कर्जा है उसको 48.7% ऑफ जीडीपी तक ले आए हैं, जो पहले 52.2% हुआ करता था। इसके अलावा कुछ कटिंग एज डेवलपमेंट्स की बात करी गई है कि नई टेक्नोलॉजीज का प्रोलिफरेशन हो रहा है। इट मे बी मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और ये वही वही टाइम है जब हमारे देश में काम करने लायक उम्र के लोग बहुत ज़्यादा हैं। इट्स कॉल्ड पॉपुलेशन डिविडेंड। पॉपुलेशन डिविडेंड काफ़ी है, तो इसको दिखाया गया। प्लस जीएसटी के बारे में अचीवमेंट्स में बोला गया कि जीएसटी ने बहुत सारे बॉटलनेक्स को सिस्टम से रिमूव कर दिया, एफिशिएंसी लेके आया। देन बजट पे आते हैं, तो थीम बेस्ड बजट है। प्रोमिनेंट थीम रखी गई है ईज ऑफ लिविंग। ईज ऑफ लिविंग में तीन तीन सेपरेट पार्ट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। वन इज एस्पिरेशनल इंडिया, अगेन सब कैटेगरीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, केयरिंग सोसाइटी विच विल बी बैक्ड बाय अ रोबस्ट फाइनेंशियल सेक्टर एंड डिजिटल एंड गुड गवर्नेंस। तो तीनों इन्हीं 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 चीज़ों को बेसिकली हमें एनालाइज करना है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि एग्रीकल्चर के लिए क्या है, या हेल्थ के लिए क्या है, एजुकेशन के लिए क्या है, एंड सो फोर्थ। गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्ट्रक्चरल इवेंट्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो कि एनपीए की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट लेके आई, जो सिक फर्म्स थे उनको उनको एग्जिट करने के लिए हम लोग लेके आए 3 साल पहले, तो उसने ठीक ठाक एग्जिट दिया, यानी कि एनपीए की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हेल्प करी है हमारे बैंकिंग सिस्टम की। और अदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में अगर देखा जाए तो इट्स जीएसटी को बहुत बड़ी रिफॉर्म गवर्नमेंट बता रही है। 20% रिडक्शन हुआ है टर्न अराउंड टाइम ऑफ ट्रक्स में, जो पहले टैक्स बैरियर्स पे टाइम स्पेंड किया करते थे ट्रक्स। जो एमएसएमईज हैं उनको भी इस टैक्स रिजीम से लाभ मिला है, क्योंकि उनका एक थ्रेशोल्ड अमाउंट होता है, लगभग 40 लाख तक उन्हें कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। कंपोजिट स्कीम्स की लिमिट दी गई है सो दैट कि एमएसएमईज को इससे इससे नुकसान ना हो इस टैक्सेशन रिजीम से। और इन सारे एफिशिएंट टैक्सेशन स्कीम्स के चलते जो कॉमन हाउस होल्ड है उनकी स्पेंडिंग्स, उनका जो जो सेविंग्स था वो 4% होने लग गया। पहले ज्यादा खर्चा होता था, अब 4% कम होता है। सो दे कैन इवन 60 लाख नए टैक्स पेयर्स इस रिजीम में ऐड करे गए हैं पिछले 2 सालों में, और 105 करोड़ ई वे बिल्स जनरेट करे गए। जिनको पता है ई वे बिल्स क्या होते हैं वो मुझे कमेंट करके बताएंगे। जीएसटी से लिंक्ड एक चीज है। अब आने वाले टाइम में हम क्या करेंगे, कंपनीज एक्ट में सर्टेन अमेंडमेंट्स करी जाएंगी सो दैट बहुत सारी ऐसी ऑफेंसेस है जिनको एज एन क्रिमिनल ऑफेंस बताया गया है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो कि सिविल नेचर की हैं। तो थोड़ा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए या इन्वेस्टर्स को ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो उसके लिए आने वाले टाइम में इसी बजट में बोला कि हम लोग कंपनीज एक्ट को अमेंड करेंगे। अब फ्यूचर एम भी इस बजट में इंक्लूड करे गए हैं कि अगर इंडिया ऐसी ग्लोबल लीडरशिप को सस्टेन करना चाहता है तो हम क्या करेंगे। हमारा फ्यूचर एम है डिजिटल रिवॉल्यूशन लेके आना। करंटली क्या हो रहा है कि हम लोग सिर्फ पेमेंट्स तक सीमित थे। डिजिटल रेवोल्यूशन को लेके हम पेमेंट्स को डिजिटलाइज कर रहे थे, स्पेशली जो बेनिफिट्स होते हैं, गवर्नमेंट की ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं, उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से दी जा रहा था। एलपीजी है, एमजी नरेगा की पेमेंट्स हैं, और बहुत सारी पेमेंट्स थी जो सरकार डायरेक्टली खाते में कर रही है डीबीटी को यूज करके। अब आने वाले टाइम में इससे नेक्स्ट क्या होगा, गवर्नेंस रिलेटेड सर्विसेज जो हैं वो हम लोग डिजिटली प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करा जाएगा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के थ्रू। ये क्या है इसको आगे मुझे डिटेल में बताना ही है आपको। देन डिजास्टर रेजिलियंस बनाएंगे, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए, उसके लिए हमने बहुत सारे इवेंट्स करे हैं, अगेन आगे की बात है। देन सोशल सिक्योरिटी को बढ़ाया जाएगा थ्रू द पेंशन एंड इंश्योरेंस पेनेट्रेशन। इसके लिए भी बहुत सारी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं जिनको एक्सपैंड करा गया है। तो ये हमारा फ्यूचर एम है, इन 4-5 थीम्स पे फ्यूचर एम है, और आगे आगे हम बजट के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री का इंक्लूसिव ग्रोथ का जो एजेंडा है उसको साथ रखा है, विच इज द टाइटल बाय सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इनका मेन फोकस जिन जिन एरियाज पे है, दैट्स प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, तो सैनिटेशन और साफ पानी पानी दिया जा रहा है। देन हेल्थ केयर, आयुष्मान भारत प्रोग्राम है जिसमें हम लोग
5 लाख रुपए तक का इलाज इलाज लोगों का इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा पे करा जाता है। देन क्लीन एनर्जी के लिए उज्ज्वला उज्ज्वला स्कीम है, दैट्स फॉर द एलपीजी कनेक्शंस फॉर बीपीएल फैमिलीज, वुमेन के नाम पे दिया जाता है। सोलर पावर को हार्नेस करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स है हमारे पास। फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्रेडिट सपोर्ट, पेंशन, इस तरीके की चीज़ें हैं जो इंक्लूसिव ग्रोथ का पार्ट है, और इस वाले बजट में भी उनको इंक्लूड करा गया। अफोर्डेबल हाउसिंग, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर हम लोग बहुत सारा काम इसमें ऑलरेडी कर रहे हैं। देन डिजिटल पेनिट्रेशन जिसको बढ़ाया जा रहा है, तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ का एजेंडा भी इस बजट में दिखाया गया। अब आइए थोड़ा थोड़ा बजट को देख लेते हैं। अगेन यहाँ पे कुछ आंकड़े होंगे, उन आंकड़ों को आप लोगों ने क्रैम नहीं करना, जस्ट आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे डाला। तो फर्स्टली लुक एट द डेटा सेट्स। देखिए बजट में हर साल का जो बजट आता है उसमें 3 साल का 4 डेटा सेट्स इंक्लूड करे जाते हैं। 3 साल माने तो एक एक ये जो करंट ईयर चल रहा है 2019-20, एक जो आगे वाला ईयर आएगा जिसका बजट हम लोग पेश कर रहे हैं, अभी ये पेश कर चुके हैं, और एक इससे प्रीवियस ईयर है। तो देखिए अभी करंट ईयर चल रहा है, इसका एक्चुअल डेटा हमारे पास है नहीं है, 10 महीने निकले हैं, 2 महीने अभी भी पेंडिंग है, तो इसके हमारे पास सिर्फ एस्टिमेट्स हैं, बजटरी एस्टिमेट्स हैं या रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हैं। एक्चुअल डेटा सेट जो है हमारे पास वो प्रीवियस ईयर का होता है, और आने वाले टाइम के सिर्फ इनिशियल बजटरी एस्टिमेट्स हम लोग शो करते हैं। तो जस्ट फॉर द रेफरेंस कोई पूछ लेता है तो 4 डेटा सेट्स हम लोग देते हैं। बजट इज क्या है, खर्चा कितना होगा और रेवेन्यू कितना आएगा। तो एक्सपेंडिचर का डेटा सेट दिया जाता है यहाँ पे। देन इफ यू लुक एट द रिसीट्स का डेटा सेट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स दी जाती हैं, तो कहाँ से रेवेन्यू अकाउंट से, कैपिटल अकाउंट से कितना रेवेन्यू आएगा। अब देखिए खर्चा ज्यादा है, कमाई कम है, रेवेन्यू कम है और खर्चा ज्यादा है, तो घाटा होता है। घाटा इज कॉल्ड डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इनके अपने अपने फॉर्मूलाज हैं कैलकुलेट करने के। अगर कोई चाहता है कि मैं इन पे भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थोड़ा ट्रेंड्स देख लेते हैं एज पर द बजट। तो ये देखिए करंट रिवाइज्ड एस्टिमेट्स 3.8% का फिस्कल डेफिसिट है। एक्चुअली इट वाज टारगेटेड एट 3.3, जस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक स्लोडाउन की सिचुएशन थी, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाते हैं अनएक्सपेक्टेडली बहुत सारे एरियाज पे, तो उनका जो घाटा है वो इंक्रीज हो गया। आने वाले टाइम में हमने जो टारगेट रखा है नेक्स्ट ईयर के लिए दैट्स 3.5%, एंड रिलेटिवली आप अदर आइटम्स का भी यहाँ पे देख सकते हो। दो ये जरूरी नहीं है रटा मारना, बट इनके इनके बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए कि फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट या ईआरडी कैसे कैलकुलेट होते हैं। अब जो घाटा हुआ फालतू हमें एक्सपेंडिचर कर रहे हैं रेवेन्यू से ज्यादा, तो डेफिशिएंट फाइनेंसिंग बोलते हैं इस चीज को। डेफिशिएंट फाइनेंसिंग कहाँ कहाँ से पैसा हम लोग रेज कर रहे हैं, तो ब्लैक ब्लैक ग्राफ जो आपको दिख रहा है ये है नेट मार्केट बोरोइंग्स, गवर्नमेंट बोरो करेगी। बाकी जो बड़ा इसके अलावा जो सोर्स है दैट द सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स, जो भी पब्लिक मनी है पब्लिक अकाउंट्स में उसको यूज करा जाएगा। देन स्टेट प्रोविडेंट फंड्स का पैसा यूज करेंगे। उसके बाद जो भी रिसीट्स है इंटरनल डेट्स रिलेटेड या जो कैश बैलेंस को हम लोग ड्रॉ डाउन कर लेते हैं उनका पैसा यूज करा जाता है। तो दिस इज हाउ कि क्या एक डेफिशिएंट फाइनेंसिंग का ट्रेंड है इस साल के बजट में। देन पैसा कहाँ से आ रहा है, जितना भी पैसा है हमारे पास रेवेन्यू रिसीट्स हैं, कैपिटल रेवेन्यू रिसीट्स हैं, वो कहाँ से आ रहा है। तो 20% सबसे सबसे ज्यादा अमाउंट जो है वो बोरोइंग से हम लोग रेज कर रहे हैं। देन सेकंड नंबर पे आता है कॉरपोरेशन टैक्स एंड जीएसटी, दोनों 18% है। जो भी जीएसटी या अदर टैक्सेस हैं 18%, कॉरपोरेशन टैक्स 18%। इस चीज को भी आपने थोड़ा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में देख लेना है कि इस साल के बजट में सबसे ज्यादा पैसा कौन सा सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसकी भी क्रोनोलॉजी समझ लेना आप। यहाँ से आप स्नैपशॉट लेके रख सकते हो, इट विल बी अ ग्रेट हेल्प। देन पैसा कहाँ स्पेंड कर रहे हैं हम लोग, सबसे ज्यादा पैसा हम लोग, अगेन ये एक नेगेटिव, सबसे बड़ा स्टेट शेयर दिया जाता है 20% तक। सेकेंड लार्जेस्ट इस पुराने लोन की इंटरेस्ट पेमेंट्स हम लोग करने जा रहे हैं। 18% पैसा इस बजट का उसमें स्पेंड करा जा रहा है। देन देयर आर सर्टेन स्कीम्स, इन इन चीजों का भी आप लोगों ने एक क्रोनोलॉजी बना के रख लेना है, सो दैट कि अगर पेपर में आता है तो। एक्सपेंडिचर्स में सबसे प्रॉब्लमेटिक एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का सब्सिडीज। ओवरहेड्स हैं जिनका वापस डायरेक्टली कोई भी रिटर्न गवर्नमेंट को मिलता नहीं, और हम हर बार बात करते हैं, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि वी हैव टू रैशनलाइज आवर सब्सिडीज अकॉर्डिंगली सो दैट गवर्नमेंट को वो पिंच ना करे। तो इस साल के बजट में वो देखा गया, इफ यू लुक एट द एक्चुअल डेटा फॉर इट्स बजटरी एस्टिमेट्स ऑफ 2019-20, तो लगभग 3.5-3.5 लाख करोड़ रुपया इन्होंने बोला था कि हम लोग सब्सिडीज में देंगे। इस साल के बजटरी एस्टिमेट्स में इसको 2.62 लाख करोड़ तक ही सीमित रखा गया। कुछ एरियाज की सब्सिडीज हैं जिनको कट करा गया, स्पेशली इस साल में
फूड को काफी इंक्लूड करा गया था, बट स्टिल आने वाले टाइम में उसको रिवाइज्ड एस्टिमेट्स भी बता रहे हैं कि इतना ज्यादा स्पाइक नहीं हुआ। तो ये थोड़ा देख लेना। अगेन हम वापस आ रहे हैं हमारी थीम्स पे। तो शुरू करते हैं पहला वाला एस्पिरेशनल इंडिया थीम के अंडर, इट्स एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में 16 पॉइंट एजेंडा इन्होंने दिया है कि एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए हम काम करेंगे। तो पहला इस स्कीम है प्रधानमंत्री कुसुम योजना, जिसमें हम लोग, इट स्टैंड्स फॉर पीएम किसान ऊर्जा संरक्षण एवं उत्थान महाअभियान। इस महाअभियान में हम फार्मर्स को स्टैंड अलोन सोलर पंप्स और ग्रिड कनेक्टेड पंप्स प्रोवाइड करेंगे। माने उनको इरिगेशन के लिए जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो मिलेगा, प्लस वो डी डीजलाइज कर दिया जाएगा फार्म सेक्टर को, उनको क्लीन एनर्जी का सोर्स वहां पे देंगे। और ये जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। पहले भी थी, अब इसका दायरा और एक्सपैंड करा जाएगा। देन स्टोरेजेस की अगर बात करी जाए, होल्डिंग कैपेसिटी की बात करी जाए, तो उसके लिए बहुत सारे इस बजट में प्रोविजनिंग्स हैं। वन इज विलेज स्टोरेज स्कीम। इट इज टू बी रन बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ये होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा और लॉजिस्टिक्स का जो कॉस्ट है उसको कम करने की कोशिश करेगा। और जो भी वुमेन और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यहाँ पे कार्यरत होंगे उनको धन्य लक्ष्मी के टाइटल से जाना जाएगा। देन जो नाबार्ड है, हमारा एग्रीकल्चरल स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये किसी भी पर्टिकुलर एरिया में अवेलेबल एग्री वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेजेस, रीफर वैन फैसिलिटीज को जियो टैग करेगा, सो दैट लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाए कि इन एरियाज में कौन कौन सी स्टोरेज फैसिलिटीज हैं। वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा जाएगा एज पर द नॉर्म्स ऑफ वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये क्या क्या नॉर्म्स है इनकी, कि वायबिलिटी गैप फंडिंग करनी है। और ये काम करेगा कौन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। अभी ये एक नया शब्द है वायबिलिटी गैप फंडिंग, ये क्या होता है? तो वायबिलिटी गैप फंडिंग करने के लिए, थोड़ा समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स जो फाइनेंशियली वायबल नहीं है, कि उनका उतना रिटर्न नहीं आएगा जितना हम लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, बट दीज आर इकोनॉमिकली जस्टिफाइड प्रोजेक्ट्स, जिनका ओवरऑल किसी एरिया की, किसी डिस्ट्रिक्ट की या किसी कंट्री की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा फायदा होता है, तो उन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करा जाता है। तो जो भी उनका वायबिलिटी में गैप है कि इतना पैसा रिटर्न आ रहा है, इतना इनका फालतू का लग रहा है, तो उस गैप को सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पॉकेट से पे कर देती है। हम बहुत सारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रोजेक्ट्स जो इकोनॉमिकली जस्टिफाइड है, फाइनेंशियली वायबल नहीं है, इस स्कीम के साथ चलाते हैं। तो सो इज दिस पर्टिकुलर जो वेयर हाउसिंग का सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का, इसी स्कीम के साथ आगे बढ़ेंगे। और एट लास्ट नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट्स, ENWR को ENAM, जो कि नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट है, इट्स काइंड ऑफ एन ई कॉमर्स फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इनको इंटीग्रेट करा जाएगा। आप मुझे बताएंगे कि नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स क्या होती हैं, या अगर नहीं भी पता है तो मैं इन पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, थोड़ा लंबा चला जाएगा एग्रीकल्चरल क्रेडिट्स पे, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। देन लिवस्टॉक, एग्रीकल्चर में लिवस्टॉक के लिए मिल्क प्रोसेसिंग की कैपेसिटी को डबल करने का टारगेट रखा गया है 2025 में। उनका रिप्रोडक्शन थोड़ा ठीक लेवल पे होता रहे, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का जो कवरेज है उसको बढ़ाने की बात करी गई है 70% तक। और मेन चैलेंज जो लिवस्टॉक में रहता है, दैट्स अबाउट द अनअवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फॉडर। तो फॉडर फार्म्स को डेवलप करने के लिए हम लोग MG नरेगा को यूज करेंगे, मनरेगा को यूज करा जाएगा। देन इट्स कुछ डिजीजेस हैं एनिमल्स में, हमारे कैटल्स में, इट्स फुट एंड माउथ डिजीज है, ब्रोसेलोसिस है। नॉर्मली आप लोग इनके बारे में पढ़ते रहते हो अपनी बेसिक साइंस में। कैटल्स को काफी अफेक्ट करता है, तो इनको एलिमिनेट करने का टारगेट है 2025 में हम इन डिजीज को एलिमिनेट कर देंगे। थर्ड वन इज फॉर द रुमिनेंट्स, स्मॉल रुमिनेंट्स, भेड़ बकरियां जो है, उनमें एक डिजीज होती है PPR, शीप एंड गॉट्स। तो PPR के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि एक वायरल डिजीज है, और इसका जो फर्टिलिटी रेट है 30 to 70%, बहुत तेजी से स्प्रेड होता है, पूरे के पूरे हर्ड को इम्पैक्ट कर देता है, और जितने भी इफेक्टेड एनिमल्स होते हैं हर्ड के, 30 to 70% मर जाते हैं। तो अगर ये एक बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है फार्मर्स के लिए जो लिवस्टॉक रेयरिंग करते हैं इन इन रुमिनेंट्स का। इसको शीप एंड गॉट प्लेग बोलते हैं। तो इसको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है अगर हम लिवस्टॉक रेयरिंग फार्मर्स को एक अश्योर्ड इनकम देना चाहते हैं। तो उसकी बात करेगी। अगर ब्लू इकोनॉमी फिशरीज की बात करें तो अगेन वहां पे एम्बिशियस टारगेट लिए गए, 1 लाख करोड़ रुपया फिशरी एक्सपोर्ट अचीव करा जाएगा 2024-25 तक। 2 लाख टन फिश प्रोडक्शन टारगेटेड है इस 2022-23 में। और सागर मित्रास, ये इट्स लाइक जो कोस्टल एरियाज में रहने वाली यूथ है उनको इन्वॉल्व करेंगे हम लोग फिशरी एक्सटेंशन सर्विसेज में। फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस ऑन द लाइंस ऑफ कॉमन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस
बनाई जाएंगी। 500 का भी टारगेट लिया गया है, सो दैट फिशरी एक्सटेंशन सर्विसेज को थोड़ा थोड़ा बेटर करा जा सके। एडवांस सी फूड मार्केट्स टू बी डेवलप्ड, जस्ट लाइक एलगी ग्रो करना, सीवीड ग्रो करना, या केज कल्चर में बहुत सारे एग्जॉटिक मरीन प्रोडक्ट्स को, मरीन एनिमल्स को ग्रो करना, उसको प्रमोट करा जाएगा। देन जो मैरीन फिशरी रिसोर्सेज है उनके कंजर्वेशन के लिए एक फ्रेमवर्क डेवलप करना है। इतना कुछ हो रहा है तो उनको कंजर्व भी करना है आगे लॉन्ग टर्म सस्टेन करने के लिए। तो ये सारा काम करा गया ब्लू इकॉनमी को ठीक करने के लिए। पिछले बजट में भी ब्लू इकॉनमी के रिलेटेड काफी कुछ था, तो उसको ही आगे आगे एक्सटेंड करा गया। देन सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए दो बहुत इनोवेटिव प्रोग्राम अनाउंस करेंगे। वन इज किसान रेल, जो इंडियन रेलवे सेटअप करेगी, अगेन विद द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। ये नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन बनाएंगे हमारे पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जैसे लाइक सब्जियां होगी, दूध है, मीट है, फिश है, इन प्रोडक्ट्स को दूर सुदूर प्रदेशों तक ले जाने के लिए बिना खराब हुए, तो उसके लिए एक्सप्रेस ट्रेन और फ्राइट ट्रेन में रेफ्रिजरेटेड कोचेस का प्रोविजन यहाँ पे है। इस स्कीम को बोल रहे हैं किसान रेल। अगर ये स्कीम अपने स्पिरिट में इंप्लीमेंट हो जाता तो डेफिनेटली ये गेम चेंजिंग सिनेरियो बन जाएगा हमारे फार्मर्स के लिए। सिमिलर स्कीम इज टू बी रन बाय द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। यहाँ पे फ्लाइट्स रन करी जाएंगी, कार्गो फ्लाइट्स, जो इस तरीके पेरिशेबल गुड्स को ट्रांसपोर्ट करेंगी, और स्पेशल फोकस दिया जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स को, जहाँ पे अभी तक इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। और इंटरनेशनल राउट पे भी हम लोग इनको रन करेंगे पूरे एरियाज में, सो दैट कि आने वाले टाइम में जो भी फार्मर्स हैं, फार्म टू फॉक वाला फंडा कि हमने इंटरमीडिएटरीज को रिमूव करना है, तो उसको रियलाइज कराया जा सकता है अगर ये स्कीम्स अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाती हैं तो। ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग के केसेस में जैविक खेती पोर्टल का प्रोविजन है। इट्स लाइक एन ई कॉमर्स ऑनलाइन पोर्टल रहेगा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए, इनकी मार्केट को स्ट्रेंथन करने के लिए। देन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, अगेन जुलाई वाले बजट में भी मेंशन था, अब दोबारा इसको यहाँ पे इंक्लूड करा गया। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स को इंक्लूड करा गया फॉर द रेन फेड एरियाज, इनको एक्सपैंड करेंगे हम लोग। मल्टी टियर क्रॉपिंग, ऐसे एरियाज जहाँ पे नॉन क्रॉपिंग सीजन होते हैं, एक सीजन क्रॉप होती है एक सीजन नहीं होती, तो वहाँ पे ऑल्टरनेट या मल्टी टियर क्रॉपिंग है, बी कीपिंग है, या सोलर पंप, सोलर एनर्जी प्रोडक्शन वगैरह का प्रोविजन ऐड करा गया। एग्रीकल्चरल क्रेडिट का ठीक ठाक टारगेट लिया है, तो 15 लाख करोड़ के आसपास का इस पर्टिकुलर साल के लिए। जो पीएम किसान बेनिफिशियरीज है, पीएम किसान जो पिछले साल स्कीम सरकार ने लॉन्च करी थी, 6,000 रुपया फार्मर्स को 3 किस्तों में दिया जाता है। इस दिस स्कीम टू बी कवर्ड अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, इनके बेनिफिशियरीज उनको वहां पे ऐड करा जाएगा इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। जो नाबार्ड, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, रीफाइनेंस करने के लिए ऐसी कंपनीज जो, ऐसे ऐसे बैंक्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर को लेंड करते हैं, इसको फर्दर एक्सपैंड कर दिया जाएगा। अब जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है एग्रीकल्चर सेक्टर की, उनको भी ये लोग फंडिंग करेंगे, रीफाइनेंसिंग करेंगे। सो बेसिक पर्पस है कि किसान जो है उनको मनी लेंडर के पास ना जाना पड़े उधार लोन लेने के लिए, वो किसी न किसी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म से लोन लें, सो दैट कि उनका अपलिफ्टमेंट हो सके। सर्टेन मिसलेनियस फैक्ट्स आर देयर फॉर द रूरल डेवलपमेंट, दीनदयाल अंत्योदय योजना है, सर्टेन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रन किए गए हैं बहुत सारे गरीब लोगों को पॉवर्टी एलिवेशन के लिए। वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट स्कीम मेंशन करी गई है हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बेटर मार्केटिंग के लिए। देन ट्रेडिशनल, ऑर्गेनिक और इनोवेटिव फर्टिलाइजर के बैलेंस्ड यूज की बात करिए टू गेट मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये था 16 पॉइंट एजेंडा फॉर एग्रीकल्चर फॉर ईज ऑफ लिविंग एस्पिरेशनल इंडिया के अंडर। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं हेल्थ सेक्टर को, वेलनेस, वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर को। यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर ऑलरेडी 20,000 से ज्यादा हॉस्पिटल्स को एम्पैनल कर लिया गया है, और आने वाले टाइम में इसको और बजट दिया गया है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग डिफरेंट हॉस्पिटल्स को हम लोग एम्पैनल करेंगे इसके लिए, इसका रीच बढ़ाने के लिए। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, उनके लिए एक प्रोग्राम चला है दैट इज फिट इंडिया, उसको एक्सपैंड करेंगे, ऑलरेडी लॉन्च किया गया, उसको एक्सपैंड करेंगे, सो दैट लोगों में लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस ना हो, उसके लिए अवेयरनेस फैलेगा। सो टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन जो है उसको लॉन्च करा गया टू एंड टीबी बाय द 2025। इसी का ये जस्टली एक अवेयरनेस कैंपेन है। इसी के साथ जो टीबी पेशेंट्स होते हैं उनके लिए एक और स्कीम है, दैट्स निक्षय पोषण। टीबी पेशेंट्स को 500 रुपया पर महीना दिया जाता है, सो दैट वो अपना
न्यूट्रिशन का ध्यान रख सकें दवाइयों के साथ साथ। दवाइयाँ तो हम ऑलरेडी दे ही रहे हैं उनको। और नए हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे, अगेन वायबिलिटी गैप फंडिंग के साथ बहुत सारे डिफरेंट एरियाज में नए हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। जन औषधि केंद्र, जो इसेंशियल मेडिसिन, जेनरिक इसेंशियल मेडिसिन सस्ते प्राइस में दी जाती हैं, 2024 तक हर एक डिस्ट्रिक्ट में जन औषधि केंद्र अवेलेबल होगा, ऐसे कुछ टारगेट लिए गए। देन सैनिटेशन के लिए ओपन डेफिकेशन फ्री हम ऑलरेडी चला रहे थे, और हमने इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड ओपन डेफिकेशन फ्री, बट स्टिल उस बिहेवियर को सस्टेन करने के लिए ओडीएफ प्लस अनाउंस करा गया है। अब भी वो कैंपेन्स चलती रहेंगी, क्योंकि सैनिटेशन इज नॉट ऑल अबाउट कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट्स, इट्स अबाउट कि हम लोग उनका बिहेवियरल चेंज कर रहे हैं कि वो टॉयलेट्स को यूज करें। टॉयलेट्स हमने लगभग पूरे देश में कंस्ट्रक्ट कर दिए, लेकिन लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो एक बिहेवियर बनाना है हमें ओपन डेफिकेशन फ्री का, उसको सस्टेन करने के लिए ओडीएफ प्लस चलेगा। देन वेस्ट मैनेजमेंट पे हम लिक्विड एंड ग्रे वाटर मैनेजमेंट कर रहे हैं अलॉन्ग विद द अदर वेस्ट मैनेजमेंट। अब ये ग्रे वाटर क्या होता है? देखिए, सीवेज का जो वाटर है, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर और सीवेज वाटर, उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करा गया। वन इज ब्लैक वाटर, ऐसा पानी जिसमें किचन और टॉयलेट से वेस्ट आ रहा है, तो इट विल कंटेन फीकल कोलाइफॉर्म कंटेमिनेशन एज वेल एज बड़ा ऑर्गेनिक मैटर जो हमारे किचन के पाइप से आएगा, किचन के सिंक से आएगा, तो इट इज कॉल्ड ब्लैक वाटर। नेक्स्ट है ग्रे वाटर, जो बाथरूम और लॉन्ड्री जैसे एरिया से ओरिजिनेट होता है और काफी बड़ा वेस्ट वाटर का फ्लो कैरी करता है, जिसमें फीकल कंटेमिनेशन नहीं। तो उनको किस तरीके से मैनेज करना है, सेग्रीगेट करना है, वट एवर दे वांट, तो उसका प्रोविजन यहाँ पे ऐड करा गया। लुक एट सर्टेन डेटा सेट्स। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को कंपेयर करा गया 3 और 4 को, और वहां पे सिग्निफिकेंट डिक्रीज दिखता है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट में। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का डेटा है, और ये आपको 3 का डेटा दिखेगा, तो उनमें काफी डिफरेंसेस है। इफ यू लुक एट स्वच्छ भारत मिशन का इस साल का बजट, तो 2019-20 में हमने लगभग 9500 करोड़ दिया था, अब 12,500 करोड़ का इंक्रीमेंट यहाँ पे दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशन एंड स्किल्स की। तो 150 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड कोर्सेज चलाएंगे। अप्रेंटिसशिप क्या होता है कि कोई भी पर्सन पहले स्टडी करेगा, उसके बाद उनको स्टाइपेंड बेसिस जॉब्स में लगाया जाएगा, सो दैट उनका स्किल डेवलपमेंट हो सके। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, जो लोकल अर्बन लोकल बॉडीज हैं, वो फ्रेश इंजीनियर को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे उनके टेक्निकल प्रोजेक्ट्स में, और एक स्किल इंप्रूव करने के लिए एक स्पेशल ब्रिज कोर्सेज चलेंगे। सारे के सारे जो जो ये मेजर्स हैं, ये मीडियम से लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म मेजर कोई भी नहीं है। अब यहाँ पे कुछ स्कीम्स की एलोकेशन दिखाई गई है। वन इज ध्रुव, अनदर इज ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड। देखिए, ध्रुव मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इस तरीके की स्कीम्स रन करता है। इक्यूप ऑलरेडी स्कीम हमने ऑल पढ़ा होगा। इक्यूप एक एजुकेशन पॉलिसी, लेटेस्ट एजुकेशन पॉलिसी हम लोग लेके आए हैं, तो उसको भी ठीक ठाक बजट अनाउंस करा गया। ध्रुव की बात करें तो प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम, ये प्रोग्राम इसरो चलाता है। क्लास 9th से 12th तक के लगभग 60 बच्चे फ्रॉम साइंस एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, दो सेक्शन से 30-30 बच्चे, टोटल 60 बच्चों को नॉमिनेट करा जाता है इसमें, और 15 दिन की एक वर्कशॉप चलाई जाती है इनोवेटिव लर्निंग पे, इसरो चलाता है, ये बात याद रखनी। देन ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड इज नथिंग बट टू लिवरेज टेक्नोलॉजी फॉर द बेटर लर्निंग। ऑनलाइन डिजिटल बोर्ड्स या वट एवर जिस तरीके की लर्निंग बेटर करने की टेक्नोलॉजीज है, उनको हार्नेस करेंगे हमारी लर्निंग को और बेटर करने के लिए इन द स्टूडेंट्स। देन 100 ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो टॉप इंस्टीट्यूशन है 100 नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के। अगेन ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इस तरीके की रैंकिंग करता है। उन इंस्टीट्यूट को अलाउ कर दिया जाएगा कि आप डिग्री कोर्सेज जो है फुल फ्लेज ऑनलाइन डिग्री कोर्स स्टार्ट करिए। देन जो फॉरेन के स्टूडेंट इंडिया पढ़ने आते हैं, उनके लिए IND SAT नाम से एक सर्टेन स्कॉलरशिप एग्जाम्स है, वो हम लोग कंडक्ट करवाए जाएंगे, सो दैट कि फॉरेन से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इस एरिया में जहाँ से भी आते हैं, अफ्रीका से आते हैं या साउथ ईस्ट एशिया से इधर आते हैं। देन नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी एंड नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी प्रपोज करेंगे आने वाले टाइम में। डिफरेंट एरियाज, पुलिस साइंसिंग, फोरेंसिक साइंस और साइबर फोरेंसिक्स के लिए इनको सेटअप करा जाएगा एजुकेशन सेक्टर में। इंडस्ट्री, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज करने के लिए, स्पेशली इन द मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एंड देन सेमीकंडक्टर पैकेजिंग, राइट नो हम सारा सामान ये चाइना से खरीदते हैं, तो उनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सर्टेन प्रोविजन स्कीम्स यहाँ पे ऐड करी गई हैं। और
टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो काफी काफी डाउनवर्ड मूव कर रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हालात ठीक करने के लिए हमने बोला कि टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन 4 साल के पीरियड के लिए चलाएंगे, लगभग 1500 करोड़ के आसपास का बजट दिया गया। टेक्निकल टेक्सटाइल्स वो होते हैं जिनको हम लोग एस्थेटिक्स और फैशन के रूप में नहीं पहनते, उनका कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है। इट मे बी द इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल, इट मे बी प्रोटेक्शन टेक्सटाइल्स और एनीथिंग अदर देन एस्थेटिक्स पर्पसेस। टेक्निकल टेक्सटाइल स्पोर्ट्स के रिलेटेड कपड़े हो सकते हैं, तो वहां पे इंडिया कैन बी द लीडर इन अपकमिंग 4 years। ऑल्दो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी ज्यादा डाउनग्रेड हो चुकी है, इट हैज हिट द रॉक बॉटम इन लास्ट 10 years, तो अब उसको रिवाइव करने के लिए ये एक मिशन आया। देन एक्सपोर्ट को थोड़ा एनकरेज करने के लिए एक स्कीम अनाउंस करी जाती है, द निर्विक स्कीम। थोड़ा याद रखना, इट्स निर्यात ऋण विकास योजना जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री चला रही है। दिस इज फॉर द एक्सपोर्ट क्रेडिट डिसबर्समेंट। एक्सपोर्ट जो क्रेडिट है उसकी इंश्योरेंस स्कीम है, 90% तक का लॉस ये कवर करती है। देन इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल यहाँ पे प्रोवाइड करा जाएगा, एंड टू एंड फैसिलिटेशन जो जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ग्लिचेस को क्लियर करेगा। तो एमएसएमई सेक्टर के बारे में बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे करे गए हैं एमएसएमई सेक्टर को एनकरेज करने के लिए, या एमएसएमई सेक्टर में जो कवरेज की प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे बड़ा है फाइनेंसिंग का। एमएसएमई सेक्टर को एक एक सर्विस में डाला गया, दैट्स ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। इस पे आपने दो तीन बातें याद रखनी है कि ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसपे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस अपने बिल्स को ऑक्शन करके पैसा कैपिटल रिसीव कर सकती हैं। डिटेल वीडियो अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको एक एक और वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। बस यहाँ तक सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि ये एक लोन लेने की प्रक्रिया है जो कि एमएसएमईज को अवेलेबल है ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स उनके लिए चलाता है। देन सर्टेन अदर एरियाज भी हैं डेट रेज करने के लिए, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, एक एक्सिम बैंक और सिडबी ने मिलके एक स्कीम चलानी है जो एक्सपोर्ट मार्केट्स में एमएसएमईज को हेल्प करने वाला है। तो एमएसएमई सेक्टर के लिए ठीक ठाक प्रोविजंस थे। कॉर्पोरेट टैक्स की बात करी जाए तो इंडिया का जो कॉर्पोरेट टैक्स रिजीम है दैट स्टैंड्स अराउंड 22%। वहाँ भी अगर कुछ कुछ कंसेशनल रेट्स दिए गए हैं 15% तक के न्यू कंपनीज के लिए, जो नई कंपनीज यहाँ पे आने वाली हैं इन पावर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उन्हें सिर्फ 15% टैक्स पे करना है। सो इंडिया देखिए पूरे साउथ ईस्ट एशिया में अगर थाईलैंड को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो सबसे लोएस्ट है, जो आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट्स की उम्मीद हम रख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर देखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में नेशनल लॉजिस्टिकल पॉलिसी को अनाउंस करा जाएगा टू बी लॉन्च। देखिए ये बहुत अवेटेड पॉलिसी है, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी मस्ट है, हमारे देश में होनी चाहिए, लेकिन अभी तक भी अनाउंस नहीं हुआ है। बजट में ऐसा बोला कि आने वाले टाइम में हम इसको लॉन्च कर देंगे। अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स के रिगार्डिंग एक्सीलरेटेड डेवलपमेंट का प्लान है। रेलवेज में 4 स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलेंगे। 150 पैसेंजर ट्रेन को पीपीपी मोड के में चलाया जाएगा। तेजस टाइप ट्रेन इंट्रोड्यूस करी जाएंगी स्पेशली टू कनेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। एक मेजर एटलीस्ट मेजर पोर्ट होगा, देश में 12 पोर्ट है मेजर, तो उनमें से एटलीस्ट एक पोर्ट को हम लोग कॉर्पोरेटाइज कर देंगे और वहाँ पे हाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड करेंगी। उड़ान जिसका भी 2.0 वर्जन चल रहा है, उड़े देश का आम नागरिक। रीजनल एविएशन कनेक्टिविटी, अब 100+ और एयरपोर्ट्स इस पर्पस के ऐड करे जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने यूपी में जाके बोला था कि अभी नमामि गंगे 15 दिसंबर को बोला था, नमामि गंगे इज टू बी कन्वर्टेड इनटू अर्थ गंगे। इट मींस कि जो रिवर बैंक्स हैं या रिवर बैंक के अलोंग सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होनी चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को बजट में भी फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐड करा है कि हम रिवर बैंक के अलोंग सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को चलाएंगे तो दैट उस एरिया के लोगों की इनकम इंक्रीज हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर में एग्जिस्टिंग स्कीम अगर भारत नेट की बात करी जाए, भारत नेट इज प्रोवाइडिंग फाइबर ऑप्टिकल कनेक्शन टू द विलेज पंचायत, तो उसको ठीक ठाक बजट इंक्रीज करा गया है इस बार। एक्सेलरेटेड रोड डेवलपमेंट में देखा जाए तो सबसे ज्यादा एम्फेसिस दिया जाएगा इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को डेवलप करने में। इकोनॉमिक कॉरिडोर्स जो रोड्स का नेटवर्क डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को पोर्ट्स तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा या इंटरनल कनेक्टिविटी उनको प्रोवाइड करेगा। पावर सेक्टर में स्मार्ट मीटरिंग का प्रोविजन ऐड करा गया है। कन्वेंशनल एनर्जी मीटर्स को अभी एफिशिएंट नहीं मान रहे हैं, जिस वजह से जो डेस्कॉम्स हैं वैसे भी वो अपनी इनएफिशिएंसी से बहुत घाटे में चल रही हैं और ये भी उनका एक कारण है। तो एटलीस्ट यहाँ पे इनको रिमूव करके हम लोग प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स को ऐड करेंगे, तो डिस्कॉम्स के लॉसेस को कम किया जा सकता है। गैस क्लीन एनर्जी फ्यूल प्रोवाइड करने के लिए हम लोग नेशनल गैस ग्रिड जो एग्जिस्टिंग स्कीम है उसको एक्सपैंड करा जाएगा। इसकी डिटेल आगे वाली स्लाइड में मैं आपको देता हूँ। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए दिसंबर 31 को ही नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया गया था और
गिफ्ट सिटी जो कि गुजरात में बन रही है, काइंड ऑफ एन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसमें एक इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का प्रोविजन दिया गया है। जस्ट लाइक न्यूयॉर्क में एक बुलियन एक्सचेंज है, डिफरेंट बुलियन एक्सचेंजेस हैं, तो यहाँ पे भी एक बुलियन एक्सचेंज होने वाला है। अब नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एक प्रोजेक्ट है जो कि आने वाले 5 साल 2020 से लेके 25 तक डिफरेंट एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चलाएगा पीपीपी मोड में। एनर्जी सेक्टर के 24% प्रोजेक्ट्स होंगे, रोड सेक्टर के होंगे, अर्बन एरियाज, रेलवेज एंड अदर्स। बेसिकली इसका पर्पस क्या है कि अगर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा तो डेफिनेटली बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी, बहुत सारा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगा, एंड इवेंचुअली जो हमारे बजट का थीम भी है, ईज ऑफ लिविंग भी होगा और इक्विटेबल एक्सेस होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का लोगों को। इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ का एक ही रास्ता है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना, और उसका एक प्लान है दिस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक चीज देखनी है, किसमें कौन कितना पैसा लगा रहा है। तो देखिए 39-39-22 का रेशियो है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी 39 दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी 39 दे रहा है, और बच्चा जो 22% है वो प्राइवेट कंपनीज दे रही है। ये बात आपने याद रखनी है। द नेक्स्ट है नेशनल गैस ग्रिड स्कीम। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का ये प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी चल रहा है, इसको एक्सपैंड करा गया इस बजट में। तो पाइप्ड नेचुरल गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की बात करता है। ऑटोमोबाइल जो है सीएनजी यूज करते हैं, उसका बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की बात करता है। देन नॉट ओनली दिस, ये जो हमारा फर्टिलाइजर सेक्टर है, पावर सेक्टर है, उसको भी गैस एज एन फ्यूल प्रोवाइड करने की प्रोविजनिंग यहाँ पे, इसको एक्सपैंड करा जाएगा। तो जो क्लीन फ्यूल है उसकी अवेलेबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। अब लास्ट होता है न्यू इकोनॉमी पे, इस थीम में न्यू इकोनॉमी। अब देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 का टाइम है, एज पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी इसको कहता है। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज बीइंग ड्रिवन बाय द न्यू एज टेक्नोलॉजीज। अब न्यू एज टेक्नोलॉजीज को हमें सीखना होगा, तो दैट्स द नॉलेज ट्रांसलेशन क्लस्टर्स बनाए गए हैं जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। इट मे बी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इट मे बी मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और मैनी मोर। अब जो टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स हैं, छोटी स्केल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, उनको स्केल अप करने के लिए प्लान आएंगे। और जो क्वांटम टेक्नोलॉजीज हैं, अगेन आप मुझे बताओगे कि कौन सी टेक्नोलॉजीज होती हैं कमेंट करके। क्वांटम टेक्नोलॉजीज पे 8,000 करोड़ रुपए का नेशनल मिशन प्रपोज करा गया है अंडर द न्यू इकोनॉमी सेक्शन। अब आगे केयरिंग, लास्ट सेक्शन है केयरिंग सोसाइटी। तो सोसाइटी में वुमेन, चाइल्ड एंड सोशल वेलफेयर के लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स का एक स्टैट दिया है। 6 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जिनको हमने स्मार्टफोन दे दिया है। आंगनवाड़ी की बात करी जाए तो आईसीडीएस प्रोग्राम 70 के दशक से इंडिया में चल रहा है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसमें हम लोग रूरल एरियाज में एक आंगनवाड़ी रन करते हैं। वहाँ पे वर्कर होते हैं जो फैमिली प्लानिंग पे या न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं वुमेन और चाइल्ड की डेवलपमेंट के लिए। अभी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करने और न्यूट्रिशन लेवल को सुधार करने के लिए एक पैनल बनेगा, एक टास्क फोर्स बनेगी आने वाले टाइम में। गवर्नमेंट ने ऐसा बोला। देखिए मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है, जो वुमेन प्रेगनेंसी के टाइम या अपने डिलीवरी के टाइम जिनकी डेथ हो जाती है, उसको हमें रिड्यूस करना है और उन एरियाज में हमें न्यूट्रिशन लेवल्स को भी बेटर करना है। तो एक टास्क फोर्स बनेगा, उसके बारे में समझाया जाएगा। एग्जिस्टिंग स्कीम्स को भी एक्सपैंड कराया, जस्ट लाइक पोषण अभियान अभी चल रहा है या वगैरह वगैरह। देखिए कल्चरल टूरिज्म की अगर बात करी जाए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एंड कंजर्वेशन एज एन डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करा जाएगा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये एक प्रपोजल है। लॉथल में एक मैरीटाइम म्यूजियम बनाया जाएगा। बता दूं लॉथल इंडस वैली का साइट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी सिंधु सभ्यता, अब सिंधु सरस्वती सभ्यता बोला हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, इसको एक नया शब्द है सिंधु सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए। सरस्वती सिंधु सभ्यता एक वर्ड यूज होता है, तो सरस्वती सिंधु सभ्यता फर्स्ट टाइम किसने टर्म क्वाइन करी थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब लोथल इज फेमस फॉर डॉक यार्ड। हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में कि डॉक यार्ड के लिए फेमस है, जो वहां पे हमें मिला था। न्यूमिस्मेटिक्स एंड ट्रेड म्यूजियम्स, ट्रेड म्यूजियम बनाया जाएगा कोलकाता में, और एक ट्राइबल म्यूजियम का प्रोविजन है रांची में। 5 आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं जिनको डेवलप करा जाएगा, जिनमें से एक राखीगढ़ी है हरियाणा में, और दूसरा धौलावीरा है गुजरात में, इंडस वैली की साइट से। राखीगढ़ी आज तक की सबसे बड़ी एक्सकवेटेड साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अगर बात करी जाए हरियाणा में है, बहुत बड़ी, बहुत काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मिली हैं। थोड़ा हिस्ट्रिकल सिग्निफिकेंस आपने इनका पढ़ना है। हसीनापुर की बात करी जाए तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने महाभारत साइट की लिस्ट में इसको इंक्लूड करा है। एंशियंट कुरु किंगडम की कैपिटल सिटी रही है, तो वहां पे म्यूजियम बनेगा। शिव सागर असम, अहोम किंगडम का एक बहुत बड़ा रेफरेंस है असम की हिस्ट्री में। तो अहोम किंगडम का जो मेन एपिसेंटर था दैट वाज शिव सागर, तो वहां पे एक म्यूजियम बनेगा। देन आदिना चनुरू
अदीचानलूर तमिलनाडु में। तो ये आयरन एज में अर्न बरियल साइट है, वैदिक एज के कंटेम्पोरेरी आयरन वहाँ पे अर्न्स मिले हैं जहाँ पे स्केल्टन्स का मिला है, तो वहाँ पे एक म्यूजियम बनेगा। देन इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की अगर बात करी जाए तो ऐसे थर्मल पावर प्लांट्स जो कार्बन इमिशन कर रहे हैं अपनी प्रीसेट नॉर्म से ज़्यादा, उनको बंद करने पे सर्टेन कंसल्टेशंस ली जाएंगी पुराने वालों को। और स्टेट्स को बोला गया कि आप लोग प्लान बनाइए साफ हवा पहुंचाने के लिए अपने लोगों तक, जो भी 1 मिलियन से ज़्यादा की पॉपुलेशन रखती है। देन प्रधानमंत्री जी ने कॉलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI लॉन्च करा है, स्टैंड अलोन इनिशिएटिव इंडिया का डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए साउथ ईस्ट एशिया में। तो ये प्रधानमंत्री जी ने उसका अनाउंस करा है, सेक्रेटरीट उसका दिल्ली में है। और पहले भी हम इस तरीके के इनिशिएटिव्स कर चुके हैं, उनमें से एक इंटरनेशनल सोलर एलियंस है जिसको हमने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 पेरिस में लॉन्च करा था। अगर फाइनेंशियल सेक्टर पे आते हैं तो देखिए डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज को इंक्रीज कर दिया गया है 1 लाख तक। अगर आपका बैंक डूब जाता है तो आपके पैसे का जो भी आपने डिपॉजिट करवाया उसका इंश्योरेंस होता है। वो इंश्योरेंस डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो कि RBI की सब्सिडरी है प्रोवाइड करती है। पहले 1 लाख तक का इंश्योरेंस था कि आप जितना भी पैसा आपका डिपॉजिट है डूबता है तो आपको 1 लाख तक जो है वो इंश्योरेंस पे करेगी ये कंपनी, इसका प्रीमियम बैंक पे करता है। अब उसको इंक्रीज करके 5 लाख तक का, अगर आपका बैंक डूबता है तो अपने जितने मर्जी डिपॉजिट करे थे 5 लाख से ज्यादा, तो आपको अप टू 5 लाख तक रिफंड मिलेगा। देन NPA की प्रॉब्लम को, डेट रिकवरी को फास्ट करने के लिए NBFCs, ILNFS की क्राइसिस के बाद हमें सभी को मालूम है कि NBFC सेक्टर कोई बहुत अच्छी हालत में नहीं है। तो उनकी डेट रिकवरी को फास्ट करने के लिए सरफेजी एक्ट में जो मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट था उसको रिड्यूस कर दिया गया, एसेट साइज और लोन साइज को। तो NBFC जल्दी सरफेजी एक्ट के रेजोल्यूशन प्रोसेस के अंदर जा सकती हैं। IDBI बैंक में सरकार ने वैसे तो बहुत सारे शेयर पहले ही बेच दिए थे, जो अभी बचा खुचा है उसको भी आने वाले टाइम में बेच देंगे, ऐसा है। देन जो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और NPS नेशनल पेंशन सर्विसेज का ट्रस्ट है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, उनको सेपरेट करने का और इससे रिलेटेड बहुत सारे रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने सजेस्ट करे हैं इस वाले बजट में। देन NRIs के लिए स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ओपन कर दिया गया इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की जो कॉर्पोरेट बॉन्ड की लिमिट थी वो 9% थी, अब उसको 15% कर दिया जाएगा। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए पैसा रेज करने के लिए एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड नया अनाउंस करेगा। देखिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करता है और ये इनको स्टॉक मार्केट में एज एन शेयर्स लिस्ट करा जाता है, आप पर यूनिट इनको खरीद सकते हो। ये एक पैसिव म्यूचुअल फंड है। आप मुझे बताएंगे म्यूचुअल फंड क्या होता है? डिटेल वीडियो में मैं इसके बना के आपको अपलोड करूंगा। हमने ऑलरेडी भी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का रूट लिया था, हमने भारत 22 बनाया था प्राइवेट सेक्टर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनसे डिसइन्वेस्ट करने के लिए। अभी भी बहुत सारे 17 के आसपास सरकारी कंपनी है जिनके लिए डेट इंस्ट्रूमेंट बेचने हैं, तो वहां पे भी ETF का रूट गवर्नमेंट ले रही है। आने वाले टाइम में सरकार अपनी सिक्योरिटीज बेचने के लिए भी ETF का रूट पकड़ेगी, ऐसा इस बजट में बोला गया। एट लास्ट सर्टेन टैक्स प्रपोजल्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को बंद कर दिया गया है। अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है क्या? देखिए हम किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आपको जो अगर ईयरली प्रॉफिट होता है कंपनी को तो वो अपने शेयर होल्डर्स में बांट देता है लाभांश के रूप में। तो आपको अगर किसी कंपनी ने डिविडेंड दिया तो उस पे टैक्स पे करना था एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अब इसको बंद कर दिया जाएगा टैक्स को सिंप्लीफाई करने के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि डिविडेंड पे आपको टैक्स नहीं पे करना। क्लासिकल सिस्टम क्या था पहले कि TDS पे करती थी, अगर कोई भी कंपनी है वो सोर्स पे आपका टैक्स काट लेगी, कंपनी आपको डिविडेंड पे करने से पहले आपके पैसे से टैक्स काट के गवर्नमेंट को भर देगी। तो इट्स इजी फॉर यू, आपको झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा, यानी कि टैक्स पे करने के लिए CA की आवश्यकता ना पड़े, तो उसको सिंप्लीफाई करा जा रहा है। नई सर्टेन सिंप्लीफाइड टैक्स स्लैब्स भी दी गई हैं विद एन ऑप्शन कि आप पुराने रिजीम में भी जा सकते हो जिसमें बहुत सारी 2 लाख तक की एग्जेम्पशंस हैं, डिडक्शंस हैं। यहाँ पे डायरेक्टली सिंप्लीफाइड रिजीम है नए वाला जिसमें डिडक्शंस नहीं है। देन GST रिटर्न को सिंप्लीफाई करा जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला कि 1 अप्रैल 2020 से ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और रिफंड प्रोसेस जो है अभी बहुत स्लो है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का फंडा होता है GST में, ये क्या होता है मुझे बताओगे? इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो रिफंड प्रोसेस था वो बहुत स्लो था, 2-3 महीने ट्रेडर्स के पैसे फंसे रहते थे, तो MSME या छोटे जो व्यापारी हैं उनको काफी लॉस हो रहा था। ऐसा गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि इस प्रोसेस को भी फुली ऑटोमेट कर देंगे हम लोग अप्रैल दिस ईयर से।
देन कुछ और प्रोविजंस हैं टैक्स के, लिस्ट मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अगर कॉर्पोरेट टैक्स की कंसेशन गवर्नमेंट ने दी है तो 15% किन कंपनीज को दी है, जो नई डोमेस्टिक कंपनीज आने वाली हैं दो सेक्टर्स में, मैन्युफैक्चरिंग और पावर सेक्टर में। देन सोवरेन वेल्थ फंड्स, जो किसी गवर्नमेंट ने किसी दूसरी सरकार में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए या दूसरी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रखे हैं, तो वहां पे भी उनके लिए टैक्स कंसेशंस हैं। स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स दिए गए हैं। देन कॉपरेटिव्स के लिए टैक्सेशनल कंसेशन से यहाँ पे दिया हुआ है। एमएसएमईज की ऑडिट लिमिट को इंक्रीज, थ्रेशोल्ड को इंक्रीज कर दिया गया है। अफोर्डेबल हाउसिंग में भी टैक्स कंसेशंस गवर्नमेंट ने रखा है। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो चैरिटी बेस्ड हैं, उनका टैक्स कंप्लायंस रखने के लिए यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रोविजन है। और ऐसे मेडिकल इक्विपमेंट्स जिनको इंपोर्ट करा जा रहा है, वहां पे एक सेस लगेगा विच इज हेल्थ सेस। जीएसटी में जो सेस का प्रोविजनिंग हमने रखा है, तो हेल्थ सेस उन पे लगाया जाएगा इंपोर्टेड मेडिकल इक्विपमेंट्स पे। सो दैट्स ऑल अबाउट द बजट प्रपोजल्स। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए। हैव अ नाइस डे अहेड।